Everyone, and welcome back to the Agri IQ. So as in the previous video we solved AENG 5221 with the course title Renewable Energy and Green Technology. In that video we covered part A and part B of it, and in this video it is continuation of that, and we are going to solve part C and part D of the same AENG 5221. स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपको और ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। फिर हम लोग देखते हैं अब पार्ट सी। पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट इट एडवांटेजेस। अब देखो, रीन्यूएबल एनर्जी हमने पिछले पार्ट ए में भी देखा, पार्ट बी में भी देखा है ना। लेकिन जैसे कि पार्ट बी का क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का रहता है, हमने एक डेफिनेशन के फॉर्म पे लिखा। अब ये हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पार्ट सी में पूछा जाता है ना। तो हमको जो आंसर की क्वालिटी है उस हिसाब से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो हम लोग देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक, सॉरी, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? Renewable energy is the energy that comes from a source that won't run out. They are natural and self-replenishing and usually have a low or zero carbon footprint. Example of renewable energy sources include wind power, solar power, bioenergy and hydroelectric including tidal energy. सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी आंसर मैंने लिखा है उसको आप जब वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत इजी वर्ड्स को यूज़ करके और एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में आंसर को लिखा है। ठीक है, तो जब इसका रीडिंग करते हैं तब आप भी क्वेश्चन के वर्ड्स मतलब आंसर के वर्ड्स को देख के उस पर फोकस करें ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऐसा एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सेल्फ रिप्लेनिशिंग है, मतलब ये खुद खुद से जनरेट होते रहता है। और इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन का जो एमिशन, क्योंकि कार्बन हार्मफुल है ना, जब ऐसे रिलीज होता है तो ये क्या होता है, इसमें जीरो फुटप्रिंट है उसका। ठीक है, कोई भी इसमें हार्मफुल उसके इफेक्ट नहीं है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है हमने पहले भी देखा था, पार्ट सी में इनलिस्ट किया था हमने रिन्यूएबल एनर्जी। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने इनलिस्ट किया था। यहाँ पे क्या क्या? सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशन, बायो एनर्जी। सेम थिंग हमने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। विंड पावर, सोलर पावर, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जिनको फ्यूल के जैसे यूज़ किया जाता है ना, जैसे कि वुड वगैरह हो गया। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है। अब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा? तो टरबाइन का मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है ना। और फिर टाइडल एनर्जी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो जिसमें हमको पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो क्या क्या है? अ फ्यूल सप्लाई दैट नेवर रन आउट, जीरो कार्बन एमिशन, cleaner air and water, a cheaper form of electricity, renewable energy creates new job। सबसे पहले कि इसमें जो फ्यूल की सप्लाई है, मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ रिप्लेनिशिंग है। ओके, इसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता है, मतलब कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है। उसके बाद जो इसमें एयर और वाटर हमको प्रोवाइड होता है वो क्लीन रहता है ना। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक चीप फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं, सस्ते तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कैसे? तो हाइड्रो पावर का यूज़ करके या टाइडल एनर्जी का यूज़ करके, विंड मिल का यूज़ करके, है ना। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे कि जो भी हम लोग फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। लेकिन हम लोग जब इसके लिए एक सेटअप क्रिएट करते हैं, अब हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है जैसे, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक सेटअप चाहिए अपने को। तो वो सेटअप क्या करता है? फिर उसको मैनुअल लेबर चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक साधन है, एक सोर्स है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिफ्रेंशिएट प्रोसेस ऑफ कंबशन, पैरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 टर्म दिए गए हैं अपने को, कंबशन, पैरोलिसिस और गैसिफिकेशन।
है ना। अब इन तीनों में हमको डिफरेंस बताना है, किस बेसिस पे, टेम्परेचर और ऑक्सीजन के बेसिस पे। मैंने बाकी बेसिस भी यहाँ पे 2 और एडिशनल बेसिस लिखे हैं, पर आपको पूछा 2 बेसिस, ओके। तो सबसे पहले ये तीनों होते क्या हैं, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो कंबशन क्या होता है, सफिशियंट और एक्सेस ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर फुल्ली ऑक्सीडाइजिंग द फ्यूल एंड कन्वर्टिंग ऑल कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल हाइड्रोजन टू वाटर एंड ऑल सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है कंबशन, मतलब जब हमारा, एक सेकेंड, कंबशन का मतलब कि जो हमारा O2 है ना, O2 क्या है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक। तो इसमें से क्या होता है, जब O2 हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो जितने भी जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है वो वाटर में चेंज हो जाता है, और जो हमारा सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। उसके बाद गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो पार्शियल रहता है, ठीक है, ना तो एक्सेस रहेगा ना तो कम रहेगा। उसके बाद आया हमारा पैरोलिसिस। तो पैरोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही अब्सेंट रहता है, ठीक। क्या हुआ, कंबशन में ऑक्सीजन की हाई प्रेजेंस है, O2 में पार्शियल प्रेजेंस है, सॉरी गैसिफिकेशन में पार्शियल प्रेजेंस है, और पैरोलिसिस में अब्सेंस है, ओके, क्लियर। तो ये हुआ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस में, इसमें ये क्लासीफाई हो गया। अब हम लोग को दूसरा बेसिस देखना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, टिपिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। कंबशन कितने पे होता है, तो 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। गैसिफिकेशन 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। पर जो पैरोलिसिस है ये होता है हमारा 350 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। सेम उसको हम लोग जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है ना। अब दूसरा बेसिस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा टेम्परेचर डन। अब हमको पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बारे में भी मैंने बताया कि जो पैरोलिसिस है इसी में हम लोग मेंशन कर देते हैं। जो हमारे क्या है कंबशन दिया हुआ है ना, कंबशन में हमारा O2 क्या है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। गैसिफिकेशन में O2 हमारा पार्शियल प्रेजेंस है, और पैरोलिसिस में हमारा O2 क्या है, अब्सेंस है, ओके। ये हो गया हमारे दोनों बेसिस पे। अब प्रिंसिपल प्रोडक्ट देखते हैं। प्रिंसिपल प्रोडक्ट इसमें क्या क्या है, तो हीट जनरेट होता है कंबशन में, हीट और कंबस्टाइल जनरेट होता है गैसिफिकेशन में, हीट कंबस्टाइल और लिक्विड कंबस्टाइल गैस जनरेट होता है हमारा पैरोलिसिस में। अब जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनते हैं गैस के, इनके रिएक्शन होने के बाद वो क्या क्या है, तो CO2 H2O कंबशन में प्रोड्यूस होता है, गैसिफिकेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, पैरोलिसिस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ओके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा, हमने इसको 4 बेसिस पे देखा, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रिंसिपल प्रोडक्ट और चौथा प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ गैस और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, कंपेयर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग डम बायोगैस प्लांट। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग कैसा होता है ना। देखो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड लेवल है। जब इसमें ये फिक्स्ड डोम बनता है, मतलब ये सीमेंटेड सरफेस से पूरा बना हुआ है और यहाँ से गैस की पाइपलाइन कनेक्टेड होती है, ठीक, ये होता है हमारा फिक्स्ड डोम। लेकिन जो फ्लोटिंग डोम होता है, जैसे ये हमारा टैंक है, स्लरी टैंक। अब इसमें क्या होता है, स्लरी टैंक के बाद अपन जो इसमें हमारा जो डोम रहता है, जैसे इसमें फिक्स्ड है, ये हमारा डोम इसमें ऐसा फ्लोट करता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से गैस का एमिशन होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है बायोगैस, और यहाँ से हमारा पाइपलाइन कनेक्टेड रहता है। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड डोम और ये हो गया हमारा फ्लोटिंग डोम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनके, कंपेयर करते हैं इनको, ठीक। तो फिक्स्ड डोम क्या है, कंक्रीट स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है पूरा। पर जो फ्लोटिंग डोम है, क्योंकि ये इसमें फ्लोट कर है तो हम लोग कंक्रीट से बनाएंगे तो फ्लोट नहीं करा सकते, तो ये स्टील, प्लास्टिक या फिर दूसरे कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ रहता है, ठीक है। जो फिक्स्ड डोम है वो लो कॉस्ट है,
जो फ्लोटिंग ड्रम है वो हाई कॉस्ट है। और कितना हाई है, तो 20 to 30% हाइयर है हमारे फिक्स्ड डोम से। फिक्स्ड डोम में मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोग सीमेंट सरफेस बना दिए तो बना दिए, है ना। लेकिन जो फ्लोटिंग डोम है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स डोम कम रिलायबल है, फ्लोटिंग डोम ज़्यादा रिलायबल है, ठीक। फिक्स डोम में सुपरवाइजरी स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फ्लोटिंग ड्रम में फैब्रिकेटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जो फिक्स डोम है इसमें बहुत सारे गैस प्रेशर के जो गैस प्रेशर जनरेटर्स हैं उन अप्लायंस की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन फ्लोटिंग ड्रम में क्या होता है, कांस्टेंट गैस प्रेशर होता है, ठीक। ये हो गया दोनों का कंपैरिजन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर हमने देखा था, सोलर गैजेट्स जो हम लोग लिखे थे उसमें, और मैंने कहा था कि आगे एक्सप्लेन करूँगी। सो दिस इज़ सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होते हैं, तो मेरिट लिखना है। मेरिट मतलब एडवांटेज, डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज, है ना। तो मेरिट क्या क्या होता है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज़ अ सोलर कुकर एंड देर इज़ नो चार्ज फॉर यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। अ सोलर कुकर प्रोड्यूसेस नो पॉल्यूटेंट। The solar cooker is simple to use and there is no danger of injury. The nutrients in the food are not eliminated or damaged. देखो, सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं या फूड कुक करते हैं ना। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, जब जब अगर हम लोग इसके जगह जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है या फिर अपन कोई इलेक्ट्रिसिटी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तब क्या होता है कि अपने को एक कॉस्ट पे करना पड़ता है ना। वो सिलेंडर जब हम लोग परचेस करते हैं कॉस्ट पे करते हैं अपन, पर जब हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें हम लोग नॉर्मली अपना फूड कुक कर देते हैं, सन के डायरेक्शन में उसको प्लेस कर देते हैं, है ना। अब हम लोग इसमें कोई भी इंजरी नहीं है। इंजरी मतलब कैसे, जब अगर एग्जांपल है कि हम लोग एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एक अबेरेंट कंडीशन में ब्लास्ट होने का रहता है या बर्निंग वगैरह हो जाता है, नॉर्मल देखें हम लोग तो, है ना। लेकिन जो सोलर कुकर है इसमें किसी भी तरीके का ये अबेरेंट चीज़ नहीं होता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें एलिमिनेट नहीं होते हैं, वो उसी में हमारे फूड में बने हुए रहते हैं, ठीक है। अब डीमेरिट्स, सोलर कुकर के डीमेरिट क्या क्या हैं, तो सोलर एनर्जी इज़ नॉट एसेसिबल एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। Cooking food takes longer. The solar cooker orientation should be altered in a real time to face the sun. It cannot use to cook everything. देखो, सबसे पहले हम लोग हर टाइम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब सन है प्रेजेंट तभी यूज़ कर सकते हैं, है ना। मतलब फिर हो गया हमारे विंटर टाइम पे या फिर रेनी टाइम पे, मतलब जब हमारा सन का हीट स्ट्रांग नहीं रहता हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सन की हीट मतलब, और हमारा जो नॉर्मल अभी हम लोग जो कुक करते हैं तो हम लोग इसमें से तुरंत हम लोग खाना कुक नहीं कर सकते। उसके बाद इसके डायरेक्शन को हमको कंटिन्यूअस चेंज करना पड़ता रहता है। जिधर सन की फेसिंग जाती है हम इसको भी चेंज करते हैं ताकि डायरेक्ट हीट इस पर स्ट्राइक हो। फिर हम लोग सोलर कुकर में सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद राइट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में क्या क्या कंटेंट रहता है ये अपने को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मीथेन रहता है। मीथेन कितना रहेगा हमारा, 50 to 75%। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 25 to 50%। और नाइट्रोजन रहता है 2 से 8%, ठीक है। और कुछ अमाउंट में जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है हमेशा के लिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ कंपेयर डीजल एंड बायोडीजल ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, ग्रेविटी, टॉक्सिसिटी एंड थर्मल इफिशियंसी। क्या बोल रहा है, जो डीजल है और जो बायोडीजल है इनकी हमको वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, कैलोरीफिक वैल्यू लिखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखनी है, टॉक्सिसिटी लिखनी है और थर्मल इफिशियंसी लिखनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, है ना।
तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है इसकी, कैलोरीफिक वैल्यू हमारे डीजल की है 42.14 किलो जूल पर केजी और बायोडीजल की है 40.1 किलो जूल पर केजी। ओके, उसके बाद हमको बोला गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.815 और 0.779। उसके बाद अपने को बोला गया है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी हमको पता है कि डीजल क्या है, मोर टॉक्सिक है, बायोडीजल क्या है, लेस टॉक्सिक है। कारण जो डीजल है वो नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है और जो बायोडीजल है ये अपन जो हमारे जो डीजल है हम लोग आर्टिफिशियल मैनर से क्रिएट कर रहे हैं केमिकल्स का यूज़ करके, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस है उसका यूज़ करके। पर जो बायोडीजल है ये हम लोग नेचुरल प्रोसेस से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्टिफिशियल, ये हमारा हो गया नेचुरल। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल इफ़िशियंसी। तो थर्मल इफ़िशियंसी ये भी अपने को पता है कि हम लोग जब डीजल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये हाईली एफिशिएंट होता है, तुरंत हीट अपना कैच कर लेता है, तो ये हाई एफिशिएंट होता है, ये लो एफिशिएंट होता है। यही रीज़न है कि जो हमारा डीजल है ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू बायोडीजल। ठीक, जो हमारा ये फायर पॉइंट वाला पॉइंट है यही इसमें है कि जो डीजल का है वो होता है हमारा 68 डिग्री सेल्सियस, पर जो बायोडीजल का है 144 डिग्री सेल्सियस। इसी से अपन कंपेयर कर सकते हैं कि डीजल अगर हम लोग 68 डिग्री सेल्सियस का हीट भी अगर देते हैं तो ये फायर पकड़ लेता है, लेकिन जब बायोडीजल को हम लोग कितना देना पड़ता है 144 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है। और साथ ही अगर आपको इसमें से बाकी पॉइंट्स भी देखनी है, जैसे कि अगर आपको विस्कोसिटी कंपेयर करना है तो विस्कोसिटी हमारे डीजल का कितना है 2.54 पर बायोडीजल का 4.9। और यही इसका भी रीज़न यही है क्यों ऐसा है। अब डीजल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस से, है ना, तो हम लोग इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, पर जो बायोडीजल इसको हम लोग प्यूरीफाई तो कर रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्यूरीफाई हम लोग कर रहे हैं, पर हाई एक्सटेंट पे इसमें प्यूरिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर इसको सेव करना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड कंपेयर इट। और समझने की ज़रूरत है इसमें कि डीजल और बायोडीजल है ना, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। बायोडीजल में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस या फिर जो हमारे नेचुरल इक्विपमेंट्स हैं, नेचुरल जो अकरिंग हमारे मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करें, तो हम लोग हाई एक्सटेंट तक तो प्यूरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उसके नेचुरल प्रॉपर्टी ही हम खो देंगे, तो वो बायोडीजल कैसे रहेगा। और जो डीजल है वो अपन कुछ ना कुछ तो आर्टिफिशियल मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो डीजल प्रिपरेशन का मेथड है वो अभी आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के एडवांटेज अपने को लिखने हैं, है ना। सबसे पहला क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी, reducing foreign oil dependency, health benefit, positive economic impact, reducing greenhouse gases, sustainability, high quality engine performance। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। इससे अगर जब हम लोग बायोफ्यूल क्रिएट करते हैं तो जो फॉरेन ऑयल की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग खुद से जनरेट कर रहे हैं। हमारे हेल्थ को बेनिफिट है क्योंकि बायो है ना। फिर जो इकोनॉमिक है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी आती है हमारे इन्वायरमेंट में, और जो इंजन परफॉर्मेंस है ये भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंपेयर सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है ना। तो विंड एनर्जी इज मोर एफिशिएंट पावर सोर्स देन सोलर। विंड टर्बाइन रिलीज लेस CO2 टू द एटमॉस्फेयर। A wind turbine produces 4.64 grams of CO2 per 1 kilowatt hour, while the solar panel produces 70 grams of CO2 1 kilowatt hour. Wind power consume less energy than and produce more energy comparison to solar panel। देखो अपने को पता है ना, जैसे कल मैंने बताया था विंड पावर के बारे में। विंड में क्या होता है, अपन जो टरबाइन यूज़ करते हैं या जो फ़ैन यूज़ करते हैं ना, ये इस तरीके का फ़ैन बना हुआ रहता है,
कंपेरेटर ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। और जो हमारा सोलर पैनल है ये हमारा एक पैनल है जिसमें हमारे जो भी हमारे आयंस होते हैं ये मैनेज होते हैं। अब इस पे जब हीट स्ट्राइक करेगा, है ना, हीट स्ट्राइक के बाद इसमें के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी को अटेन करेगी। काइनेटिक एनर्जी के बाद ये मूव करना शुरू करेगा, है ना, और ये तब तक ये हीट नहीं होगा या जब तक इसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई हो, है ना। पर जो हमारा विंड पावर है ये क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी विंड आता है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा विंड फील्ड हुआ, ये इसको पुश करेगा। अब हमारा ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। रोटेशन स्टार्ट के बाद इसमें जनरेट होगी एनर्जी। तो इस एनर्जी का जब यूज़ करते हैं हम लोग तो इस मतलब ये क्या हुआ, लेस टाइम पे ही ये इसमें रोटेशन शुरू हो गया अगर थोड़ा सा भी विंड आया तो। और हमारा जो सोलर पैनल है ये थोड़े देर लगेगा उसको हीट होने में, है ना। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो विंड एनर्जी है ये ज़्यादा एफिशिएंट है सोलर एनर्जी से। प्लस दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है हमारा कि जो विंड टरबाइन है इसमें से लेस CO2 रिलीज होता है, लेकिन जो सोलर पैनल है इसमें से हाई कार्बन का अमाउंट रिलीज होता है। जैसे कि जो विंड टरबाइन है उससे मात्र 4.64 ग्राम रिलीज होता है, लेकिन जो सोलर पैनल है उससे 70 ग्राम तक का रिलीज होता है। ठीक, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, राइट एप्लीकेशन ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम। फोटोवोल्टिक सिस्टम का हमको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अब हमारा जो मैच द कॉलम है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया था, बैटरी के लिए फोटोवोल्टिक सिस्टम किया था। तो उसका रीज़न यहाँ पे अपने को पता चलेगा। ठीक, तो देखते हैं। द फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट photons into electricity. Solar cells or photovoltaic cells are electronic device where sunlight is directly converted into electricity due to the photovoltaic effect. Urban or remote areas, photovoltaic can power stand-alone devices, tools, and meters. Photovoltaic can meet the need for electricity for parking meter, temporary traffic sign, emergency phones, radio transmitters, water irrigation pump, stream flow gauge, remote guard post, lighting for roadways and more. जो फोटोवोल्टिक सिस्टम है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्जन करते हैं। मतलब कि जो फोटोन्स हैं उनको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। ये हम लोग नहीं करते, फोटोवोल्टिक सिस्टम करता है, ठीक है, या फिर फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण ये होता है। तो ये जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट है ना, इसमें हमारे सन का डायरेक्टली स्ट्राइक होता है। ठीक, जिसके कारण एनर्जी हो काइनेटिक, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है और वो मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब ये जो फोटोवोल्टिक सिस्टम है, जब अगर लो पावर की ज़रूरत, जैसे विलेज एरिया में क्या होता है, कुछ कुछ अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, एज बल्ब हो गया, है ना, ये फैंस, ये सब, तो उसको ये फोटोवोल्टिक सिस्टम अकेले ही इन सबको हैंडल कर सकता है। ठीक, अब किन किन चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हो गए, पार्किंग मीटर्स हो गए, है ना, जिसको लो एनर्जी की यूज़ है, जो कम यूनिट जिसका है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो वेरियस अप्लायंसेस है उसका नाम मैंने यहाँ मेंशन किया है, वो आप देख लेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट एप्लीकेशन ऑफ सोलर फ्लैट प्लेट हीटिंग सिस्टम। अब ये सोलर फ्लैट हीटिंग प्लेट सिस्टम भी हमने पार्ट ए में देखा था, है ना, उसका भी हम लोग देख लेते हैं अभी। मतलब कि ये है कि पार्ट ए के जो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी थियोरेटिकल पोर्शन से कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही थी कि जो पार्ट ए है उसको आप लास्ट में अटेंड करें, पर इधर वाले जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये आप पहले कर लें, ताकि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं आंसर लिखने के टाइम थोड़ी सी क्लियर होती है, ताकि वहाँ पे भी आपको उसका आंसर प्रोवाइड हो सके। सबसे अब देखते हैं हम लोग जो इसके एप्लीकेशन है हमारे सोलर फ्लैट प्लेट हीटिंग सिस्टम के। तो ये क्या करता है, ये कलेक्टर डिवाइस है, ठीक, एक्टिंग एज अ हीट एक्सचेंजर। It converts solar power into thermal energy. It can gather solar energy and use it to heat water in the house for bathing and washing. पहले भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ये क्या होता है, ये जैसे सोलर पैनल था हमारा, तो वो क्या करता है, एनर्जी कलेक्ट करेगा। अब उस एनर्जी को वो किस में चेंज करेगा, थर्मल एनर्जी में चेंज करेगा, सोलर पावर को, है ना। फिर उसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जो वाटर की हीटिंग है
एप्लीकेशन लिखने बोला है तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, वाटर की हीटिंग हो गई हमारी बाथिंग के लिए या वॉशिंग के लिए, या जो केमिकल ट्रीटमेंट है, वाटर का प्यूरिफिकेशन है ना, वाटर की क्लियरिटी है, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सोलर फ्लैट प्लेट का हीटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट सोलर कैबिनेट ड्रायर। सोलर कैबिनेट ड्रायर क्या होता है, इस चीज़ को अपने को बताना है। तो जो सोलर कैबिनेट ड्रायर है, यूज टू एलिमिनेट द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम क्रॉप्स, vegetable and fruit. The solar dryer consists of box made up of easily available and cheap material like cement, galvanized iron, brick and plywood. The top surface of the dryer is converted by a transparent single or double layer sheet. The inside surface is colored black to absorb incoming solar radiation. Since the box is insulated, the inside temperature of box is raised. The air is ventilated through the small holes at the top of the box. As the inside air gets warm, it rises by the natural circulation process and removes the moisture from the food, vegetable and the crops placed in trays inside it. देखो, कैबिनेट, कैबिनेट मतलब क्या होता है, एक चैम्बर है ना। तो सोलर कैबिनेट ड्रायर ऐसा चैम्बर या ऐसा प्लेस जहाँ पे सन की जो एनर्जी है या सोलर रेडिएशंस है उनसे ड्राइंग अपना हो रहा है। तो ये कैसा है, देखो ये हमारा एक चैम्बर हो गया, ठीक है। अब इस चैम्बर में क्या होता है, एक अपने को दिए रहेगा वो एयर इनलेट के लिए, या और एक अपने को दिए रहेगा एयर आउटलेट के लिए, ये ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमारा एयर का आउटलेट हो रहा है, यहाँ से हमारा एयर इन हो रहा है, ठीक। अब इसका जो अंदर वाला लेयर है ये हमारा रहता है ब्लैक कलर, अज्यूम दिस ग्रीन कलर एज ब्लैक कलर, ये ब्लैक कोटेड रहेगा। अब ये ब्लैक कोटेड क्यों रहेगा, आपको पता है कि जो ब्लैक है ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जो इसकी अपर लेयर है ना, ये अपर लेयर किस चीज़ से कवर रहेगी, तो थिन शीट से कवर रहेगी, या तो सिंगल या तो डबल। फिर क्या होता है, जैसे इसमें हीट वेव्स स्ट्राइक करेंगे है ना, तो ये जो ब्लैक कलर है ये एब्जॉर्ब करके यहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर क्या हुआ हमारा, बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये एयर जब इन हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो ये क्या करेगा, एयर जो ओस्मोसिस का प्रोसेस हम लोग पढ़े थे उसके थ्रू क्या करेगा, जो भी हमारे ग्रेन्स है उनमें से एनर्जी रिलीज़ होगी, मतलब मॉइस्चर रिलीज़ होगा, और ये एयर इसको ट्रैप करेगा। फिर ये एयर नेचुरल प्रोसेस से क्या करता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये होता है हमारा सोलर कैबिनेट ड्रायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन, जो है हमारा राइट अबाउट सोलर वाटर डिस्टिलेशन। जो हम लोग वो पढ़े थे, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या सैलिनेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसी में से एक फंक्शन का यहाँ पे पूछा गया है कि हमको जो सोलर वाटर डिस्टिलेशन है वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो solar distillation is the process of removing salt and other impurity using the energy of the sun to get pure water for drinking. Distillation is one of the many processes that can be used for water purification and can use any heating sources, है ना। डिस्टिलेशन यूनिट हमारे सबके लैब में प्रेजेंट है। आपने बहुत बार जब लैब विजिट किया है आपने डिस्टिलेशन का यूनिट देखा भी होगा। आप सब ने डिस्टिलेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया होगा, ठीक है। तो सोलर डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम लोग अपने लैब में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक हीटर प्रेजेंट रहता है ना। अब इस हीटर के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, एक बीकर रखते हैं जिसमें से ये हीट करता है। ये जो सोलर डिस्टिलेशन है उसमें ये हीट का यूनिट ना हो के यहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहता है सन, ठीक। सन से इसको हीट प्रोवाइड होता है। अब जैसे इसमें बाकी चैम्बर लगे रहते हैं वो सेम है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है मतलब कि वाटर है, इसमें से ये हीट मतलब वेपर के फॉर्म में जाएगा, यहाँ से इसमें कंडेंसर प्रेजेंट रहेगा और ये फिर हमारा एक दूसरे बीकर में प्योर फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो बस ये क्या है कि जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस में हम लोग हीट यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारा सन, ओके।
इस तरीके से हम लोग वाटर से जो भी सॉल्ट है उसको अलग कर सकते हैं, या जो भी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है वो सबको अलग अलग करके एक डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हुआ हमारा सोलर डिस्टिलेशन। इस क्वेश्चन पे आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना। किस चीज़ का डायग्राम बनाना है? डिस्टिलेशन यूनिट का डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये था आपका पार्ट सी। अब हम लोग देखेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी हमने पार्ट बी में भी देखा, पार्ट सी में भी देखा, अब ये क्वेश्चन पार्ट डी में भी है। इससे क्या पता चलता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसी एनर्जी जो कि कभी रिप्लेनिश नहीं होती है और ये सेल्फ फॉर्मिंग होता है ना। सनलाइट हो गया, विंड हो गया, और जैसे कि मतलब जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेस है, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, फिर जो हमारे वेव्स हैं, ये सब जो एनर्जी है ये क्या है? हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे कि नॉन रिन्यूएबल मैं बताती हूँ। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? ऐसे एनर्जी जो एक टाइम पर क्या हो जाएंगे? पूरे तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारा कोल, ऑयल, गैस, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इनको फॉर्मेट कर दोबारा इनका फॉर्मेशन होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो विंड पावर, सोलर पावर, बायो एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले बताया है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है? तो ऐसे नेचुरल सोर्सेस जिनसे हम लोग एनर्जी ले सकते हैं जो कि रिप्लेनिश होते हैं। ओके, मतलब सेल्फ रिप्लेनिशिंग है, दोबारा से हम लोग का फॉर्मेशन, हम लोग इसका मतलब ये एग्जॉस्ट ही नहीं होते हैं, ठीक। जैसे कि विंड, विंड तो नेचुरली आ रहा है ना। सोलर एनर्जी, जब तक हमारा सन प्रेजेंट है, जो कि हमेशा के लिए प्रेजेंट है एट एन एक्सटेंट, तो फिर उससे हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ये सब क्या हुआ? हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे गैसीफायर, हमने पढ़ा था और उसी पे अब हम देखेंगे अब हमारा गैसीफायर के लिए शॉर्ट नोट लिखना है। तो गैसीफायर क्या होता है? सबसे पहले गैसिफिकेशन देखते हैं। तो गैसीफायर में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन। और इसमें होता क्या है? तो जनरली अ हाई टेम्परेचर प्रेशर वेसल वेयर ऑक्सीजन और स्टीम आर डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विथ कोल और अदर फीड मटेरियल, causing a series of chemical reaction to occur that convert the feed to syngas as slag, है ना। मतलब इसमें एक हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर प्रेजेंट रहता है, जिससे हमारा जो मटेरियल, जैसे कि कोल हो गया या फिर दूसरा जो फीड मटेरियल है ना, उसमें क्या होता है? वो हीट अप होता है, क्योंकि उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, किससे? हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से। अब इसमें बहुत सारे सीरीज, मतलब एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे जो क्या करेगा? जो हमारा सिन गैस है उसको ऐश या फिर स्लैग में जो मिनरल के रेसिड्यू बचते हैं उस पर कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारा गैसिफिकेशन। और ये गैसिफिकेशन जिस यूनिट में होता है, जिस स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैसीफायर। डन। अब टाइप्स ऑफ गैसीफायर रिएक्टर कितने, मतलब कैसे कैसे गैसीफायर होते हैं। सबसे पहले अप ड्रॉट, डाउन ड्रॉट, फ्लूइडाइज्ड बेड, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड और एंट्रेंट फ्लो। तो कल का जो पेपर डिस्कशन हमने किया था उसमें मैं इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। उसके बाद आया अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? राइट डाउन डिफरेंट कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ बायोमास। बायोमास कन्वर्जन के क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग को इसमें बताना है, ठीक। तो बायोगैस इज कन्वर्टेड टू एनर्जी थ्रू वेरियस प्रोसेसेस इंक्लूडिंग, कैसे हम लोग कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे कुछ कुछ प्रोसेस हैं जो कि क्या है? सबसे पहला डायरेक्ट कंबशन, मतलब कि बर्निंग टू प्रोड्यूस हीट। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन टू प्रोड्यूस सॉलिड, गैस या फिर लिक्विड। केमिकल कन्वर्जन टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल। बायोलॉजिकल कन्वर्जन टू प्रोड्यूस लिक्विड एंड गैसियस फूड। हम लोग डायरेक्ट कंबशन करते हैं, मतलब बर्निंग करेंगे, जिससे क्या होता है? हीट का जनरेशन होता है। थर्मोकेमिकल मतलब कि थर्मल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का यूज़ करके कन्वर्जन करेंगे, इससे सॉलिड, गैस या फिर लिक्विड फ्यूल्स जनरेट होते हैं। केमिकल कन्वर्जन करेंगे जिससे हमारा लिक्विड फ्यूल जनरेट होगा। फिर बायोलॉजिकल कन्वर्जन करते हैं, इससे हमारा लिक्विड और गैसियस फ्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 वेज
जिससे हम लोग बायोमास का कन्वर्जन कर सकते हैं। अब है हमारा राइट अबाउट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है और ये 2 साल से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है ना। इस पर आपको इसका फ्लो चार्ट भी मेंशन करना पड़ेगा, वेरियस स्टेप्स भी मेंशन करने पड़ेगा, टेम्परेचर वगैरह भी मेंशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। The process of making ethanol from sugarcane starts when cane stalks are crushed to extract a sugar-rich cane juice. When cane stalks passed through extractor expeller, cane juice is collected and delivered to a fermentation tank. When the yeast fermentation reaction occurs to generate ethanol. देखो हम लोग शुगर केन को क्या करते हैं, क्रश करते हैं ताकि हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, जूस एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, है ना। अब उस जूस में हम लोग का प्रेजेंट रहता है शुगर, मतलब कि वो जूस क्या रहता है हम लोग का, शुगर रिच रहता है। अब जब इस केन के जो स्टॉक्स बच जाते हैं, मतलब जूस निकालने के बाद जो स्टॉक्स बच गए, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फर्मेंटे और जो जूस रहता है हमारे केन जूस, उसको कलेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग, एक फर्मेंटेशन टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ईस्ट से फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है और फिर इथेनॉल का जनरेशन होता है। तो ये हुआ हमारा एक शॉर्ट टाइप का प्रोसेस, है ना। बट इसको हम लोग क्या करना है, पूरे हमको क्या बोला गया, प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है ना। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शुगर केन लिए, है ना, इनमें जो भी सैंड प्रेजेंट रहता है, डॉट प्रेजेंट रहते हैं या मेटल प्रेजेंट रहते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग कर लिए, क्लीनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, शुगर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। कैसे करेंगे, तो क्रश करके करते हैं, है ना। उसके बाद आया हमारा जूस का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। तो जूस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो भी उसमें सैंड प्रेजेंट है, फाइबर प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हमारा जो जूस है वो हमको क्या मिलेगा, क्लियर मिलेगा, मतलब क्लैरिफाइड जूस मिलेगा। अब उस जूस के कंसंट्रेशन को अपन मेंटेन करेंगे। अगर मतलब एकदम ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए अपने को, क्योंकि है ना, या लो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने का कोई मेथड देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन लेंगे। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, जूस का स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन क्या होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग एक कुछ टाइम के लिए हीट करते हैं, ताकि जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो उसमें से डेड हो जाएं और माइक्रोबियल स्पॉइलेज ना हो। फिर फर्मेंटेशन कराएंगे। तो फर्मेंटेशन कैसे होता है, जो ईस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन 3 तरीके के मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन और एब्जॉर्प्शन और एक तो प्रेजेंस ऑफ हम लोग का CO2। तो जो एब्जॉर्प्शन है इसमें CO2 के कारण ही होता है ये, है ना। तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, डिस्टिलेशन और रिकेटिफिकेशन। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इथेनॉल है वो सेकेंड ग्रेड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो क्या है, वाइनेज और फिलिगामेज, ठीक है। फिर इनका डिहाइड्रेशन जब हम लोग करते हैं, ये जो हाइड्रस बायो इथेनॉल है इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, फिर हमको मिलेगा एनहाइड्रस इथेनॉल, हमको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा ये हुआ हमारा ये वाला मेथड डन। अब हम लोग देखेंगे ये वाला मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या हुआ, पहले सेंट्रीफ्यूगेशन करें, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम लोग ईस्ट से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें जो ईस्ट रहता है, ये ईस्ट क्या कराता है, उसको फर्मेंट कराएगा। फर्मेंट कराएगा तो फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, है ना। और उसके बाद हमारा वाइन प्रोड्यूस होगा। तो वाइन के बाद हम लोग फिर से उसका डिस्टिलेशन करते हैं, फिर हमको क्या मिलता है, हाइड्रस बायो इथेनॉल मिलता है। अब इसको हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस इथेनॉल। तो दिस इज क्लियर, ये चार्ट आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या है, राइट द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बायोडीजल। जो बायोडीजल है उसका प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो biodiesel production is the process of producing biofuel biodiesel through the chemical reaction of transesterification and esterification. This involves vegetable or animal fat and oil being reacted with short chain alcohol. The alcohol used should be of low molecular weight. Ethanol is the most used because of its low cost. However, greater conversion into biodiesel can be reached using ethanol.
Although the transesterification reaction can be catalyzed by either acid or base, the base catalyzed reaction is more common. This path has lower reaction times and catalyst costs than those acid catalyst. तो बायोडीजल प्रोडक्शन सबसे पहले है क्या, जिसमें हम लोग जो भी बायोफ्यूल प्रेजेंट है या फिर बायोडीजल है, इन सब का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? तो दो रिएक्शन का यूज़ करके, जो क्या क्या है, ट्रांसस्टरिफिकेशन या फिर इस्टरिफिकेशन. ठीक है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एनिमल फैट है या ऑयल है, ठीक, या फिर अल्कोहल है, इन सब का यूज़ करके इस रिएक्शन को किया जाता है. और ऐसे अल्कोहल जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब इथेनॉल को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादा? क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है. इसमें जो कन्वर्जन है वो हाई होता है मिथेनॉल से. ओके. अब जो रिएक्शन है हमारा ट्रांसस्टरिफिकेशन, ये दोनों तरीके से कैटलिसिस हो सकता है. कैटलिस्ट क्या होता है मैंने बताया था, जो एक एनर्जी को इनिशिएट करता है या उसके रेट को इंक्रीज करता है, पर उस रिएक्शन में खुद कोई भी अल्टरेशन इसमें नहीं होता है. तो ये एसिड से भी कैटलाइज हो सकता है और बेस से भी कैटलाइज हो सकता है. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं ये कैसा, मतलब किस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है. एक फ्लो चार्ट के मैनर पे अपन देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास कोई वेजिटेबल ऑयल या फैट प्रेजेंट, उसमें हम लोग रिएक्शन हुआ हमारा ट्रांसस्टरिफिकेशन. तो ट्रांसस्टरिफिकेशन कैसे हुआ? क्योंकि इस वेजिटेबल ऑयल में हम लोग मीथेनॉल या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे इथेनॉल भी मैंशनड होगा, इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं. अब उस ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसमें हुआ, उसके बाद उसका फेज सेपरेशन करेंगे हम लोग. फिर जो हमारा क्रूड बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि रॉ बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है, उसमें हम लोग वाटर से उसका ट्रीटमेंट कराते हैं. ठीक है. ये स्टीम ट्रीटमेंट टाइप का होता है. वाटर वॉशिंग से आपको ये नहीं समझना कि वाटर ऐड कर दिए या वाटर से क्लीनिंग कर रहे हैं. ये स्टीम ट्रीटमेंट होता है या फिर डिस्टिलेशन टाइप का ट्रीटमेंट होता है. उसके बाद अपन उसका ड्राइंग करेंगे, फिर हमारा जो बायोडीजल है उसका फाइनली उसका प्रोडक्शन हो जाता है. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6. राइट द वर्किंग ऑफ सोलर कुकर विद डायग्राम. अब इस सोलर कुकर का क्वेश्चन अभी ही आपने पार्ट सी में देखा है ना. इसीलिए मैंने कहा था कि ये आगे भी हमारे क्लियर होते चला जाएगा. तो सोलर कुकर क्या होता है? अ ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब्ड more heat as compared to a white surface or reflecting surface under identical condition. Solar cooker uses this properly in their working. Some solar cooker achieve a higher temperature by using mirrors to focus the ray of sun, and solar cooker are covered with a glass plate. देखो, अपन पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि जो ब्लैक सरफेस है वो क्या करता है, हीट का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है. तो उसी चीज़ का उसी प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग करते हैं सोलर कुकर में. अपन क्या करते हैं, उसको ब्लैक कलर से गैल्वेनाइज कर देते हैं. तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज उसका रखता है. अब कुछ जो सोलर कुकर होते हैं उनमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो ग्लास प्लेट्स है उनका यूज़, मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मिरर्स का यूज़ करेंगे. तो ये क्या मिरर क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में. इस पे जब कोई भी हीट स्ट्राइक करता है तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है. ओके. तो इससे क्या होता है, हीटिंग फास्ट रेट पे होता है. तो यही प्रिंसिपल का यूज़ होता है हमारे सोलर कुकर में. कैसे कि देखो, एक रिफ्लेक्टर है, मतलब कि प्लेन मिरर है, उस पर जब सनलाइट स्ट्राइक किया तो वो रिफ्लेक्ट हो गया, है ना. फिर हमारा जो इंसुलेशन है इसमें, उसके कारण हीट बाहर जाता नहीं है. जो शीट कवर्ड है उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज रहता है. और जो मेटल बॉक्स पेंटेड है, जिसके वो जो ब्लैक कलर में पेंटेड है, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है. और हाई टेम्परेचर के कारण हमारा जो फूड है उसमें कुकिंग होता है. सो दिस वाज सोलर कुकर. अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. राइट शॉर्ट नोट ऑन विंड एनर्जी. Wind is the form of solar energy. Wind energy or wind power describes the process by which wind is used to generate electricity. Wind turbine converts the kinetic energy into the wind into mechanical power. देखो, जो हमारा विंड एनर्जी है ना, इस पे क्या होता है, ये एक तो सोलर एनर्जी का ही टाइप है ना. इस पे क्या होता है, हम लोग विंड पावर, मतलब कि विंड का जो फ्लो है ना, जो विंड स्पीड है उसका यूज़ करके टरबाइन के थ्रू अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर का, जो विंड है उसका कन्वर्जन अपन मैकेनिकल पावर में करते हैं और उसका यूज़ करते हैं.
अब ये कैसे होता है, तो विंड की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब जब आपके पास क्वेश्चन आता है विंड एनर्जी का, तो जो मैंने इस पीपीटी पे अपना जो हमारा लोगो है ना, जो इमेज हमने यूज़ किया है वो क्या किया था, देखो जो हमारा ये क्या होता है, विंड मिल। आपको पता ही है विंड मिल क्या होता है। विंड मिल जब रोटेशन होता है उसके बाद टरबाइन यूज़ होता है, टरबाइन से अपन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। इससे आप लोग विंड एनर्जी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपको विंड एनर्जी के बारे में पता भी है। साथ ही साथ हमने इसको पार्ट बी में भी स्टडी किया था, पार्ट सी में भी स्टडी किया था। सो ये क्वेश्चन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ओके, तो ये लेक्चर हमारा AENG 5221 का ख़त्म होता है। और जो मैंने पार्ट डी में अभी आपको आंसर्स बताए, जैसे कि पार्ट 7 में मैंने एक्सप्लेन किया जितना आपको लिखना है, पर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है, रिटर्न के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस करना है। जो रिटर्न है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखा है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आप इतने क्वेश्चन में फोकस करते हैं, आई एम श्योर कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बेनिफिट हो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that I can provide you more such informative videos. So thank you so much. This was all about today and thank you.